जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए, और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या? सबके साथ मर्डर हो जाता है क्या? सारी बहुएं जला के मार दी जाती? एक केस आता है आपका, दिस इज अ वेरी फेमस केस ओनली फॉर द पर्पस ऑफ एक्सप्लेनिंग यू कि डिक्लेरेटरी डिक्री किस तरह से किन किन रीजन से मांगी जा सकती है। नारायण दत्त तिवारी वर्सेस रोहित शेखर 2012 सुप्रीम कोर्ट। नारायण दत्त एनडी तिवारी case, you must have heard about this particular case. Rohit Shekhar was the illegitimate son of ND Tiwari. So, before filing this particular suit, and Rohit Shekhar had said publicly at many places that ND Tiwari, the famous politician, is my father. This statement was denied by ND Tiwari publicly. He said that Rohit Shekhar is a liar. He is not my son. I am not his illegitimate father. Now Rohit Shekhar goes before the court and asks for a paternity test. This particular case is read in forensics also from the perspective of test of paternity. This test is also discussed when we talk about Indian evidence law, when we talk about the presumption of paternity in in favor of a child against a father. हम जब बात करते हैं पैटर्निटी की सेक्शन 112 में, राइट, ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट, तो ये बहुत जगह आता है। यहाँ पर इसको हम सिविल लॉ के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं कि केस में क्या हुआ था। तो रोहित शेखर ने डिक्लेरेटरी डिक्री एक जो है सूट फाइल किया और उन्होंने मांगा दो रिलीफ। एक मांगा उन्होंने रिलीफ किसका? डिक्लेरेटरी डिक्री का, कि आप डिक्लेयर करिए दैट एनडी तिवारी इज माय फादर ऑन द बेसिस ऑफ अ पैटर्निटी टेस्ट, डीएनए टेस्ट करवाइए और डिक्लेयर करिए दैट ही इज माय फादर। साथ साथ मुझे एक परमानेंट इंजंक्शन दीजिए। परमानेंट इंजंक्शन किस चीज का? परमानेंट इंजंक्शन इस चीज का कि कभी भी एनडी तिवारी पब्लिकली मना नहीं कर सकते हैं कि मैं उनका बेटा हूं। ही शुड बी स्टॉप्ड फ्रॉम सेइंग सच स्टेटमेंट्स दैट आई एम नॉट हिज सन। सो ही नोज कि एक बार उसको डिक्लेरेटरी डिक्री मिल गई है, इसका मतलब यह है कि उसे डिक्लेयर कर दिया गया है कि वो सन है। अब अगर फिर से ये पर्टिकुलर एनडी तिवारी के फादर कहते हैं कि ये मेरा बेटा नहीं है, then he will have to seek another relief of permanent injunction. So he has clubbed both of these reliefs. आपको एक रिलीफ के साथ जो फर्दर रिलीफ है उसको क्लब कर देना है, तभी आपको पूरा का पूरा डिक्लेरेटरी डिक्री ग्रांट हो जाएगा। So in this particular case, the decree was granted in favor of Rohit Shekhar. There was a lot of discussion on paternity test, in which Apex Court has in detail discussed कि paternity test किस extent तक valid है and why should we take this particular test in this particular situation. और अगर एनडी तिवारी टेस्ट नहीं देते हैं तो उनके अगेंस्ट assumption जो है वो हो सकता है कि वो ही फादर है, इसीलिए वो नहीं देना चाह रहे हैं पैटर्निटी टेस्ट। ऑल ऑफ दीज थिंग्स वर डिस्कस्ड बट दैट इज नॉट रेलेवेंट फॉर योर सब्जेक्ट राइट नाउ। व्हाट इज रेलेवेंट इज कि डिक्लेरेटरी डिक्री के साथ साथ उन्होंने मांगा परमानेंट इंजंक्शन दैट स्टॉप माय फादर फ्रॉम डिनाइंग माय पैटर्निटी इन पब्लिक प्लेसेस। वो पब्लिक में ऐसे नहीं कह सकते हैं कि मैं उनका बेटा नहीं हूं। एंड दिस वाज डन बाय द कोर्ट। जब सुप्रीम कोर्ट का फाइनल जजमेंट आया 2012 में, उसके बाद पब्लिकली एनडी तिवारी ने कहना स्टार्ट कर दिया कि रोहित शेखर मेरा ही बेटा है। सो एनडी तिवारी changed his stand immediately after the Supreme Court's judgment. Okay, you will not find the whole judgment anywhere because I think it was not it's not a judgment that is released. Record में जो है ये judgment release नहीं किया गया है because of privacy issues or something. So however if you find somewhere then you should read it. It's interesting. Paternity के बारे में जो बात कही गई है वो आप पढ़िएगा। Then let's come to the next part. Next part जो है इस particular section का देखिए explanation में है। Last paragraph explanation. A trustee of property is a person interested to deny a title adverse to the title of someone who is not in existence and for whom if in existence he would be a trustee. So यहाँ पे हम कह रहे हैं person interested a person interested to deny a title में आप किसी पर्टिकुलर अनबॉर्न बेनिफिशियरी के ट्रस्टी को भी इंक्लूड कर सकते हैं। कोई बेनिफिशियरी है
तो उसका ट्रस्टी भी इंटरेस्टेड टू डिनाई हो सकता है, और कोई बेनिफिशियरी अभी एग्जिस्टेंस में नहीं है तो उसका ट्रस्टी भी ऐसा हो सकता है जो आगे चल करके उसका टाइटल डिनाई करने की कोशिश करे या फिर उसका राइट डिनाई करने की कोशिश करे। तो ये सूट जो है डिक्लेरेटरी डिक्री का, ये ट्रस्टीज के अगेंस्ट भी डाला जा सकता है, ट्रस्टीज के अगेंस्ट भी डाला जा सकता है। और जो बेनिफिशियरी अभी एग्जिस्ट नहीं करते हैं बट आगे चल के होंगे, उनके बिहाफ पे कोई और भी ये पर्टिकुलर डिक्लेरेटरी डिक्री का सूट डाल सकता है, राइट। दे आर सेइंग ओनली दैट मच कि पर्सन इंटरेस्टेड टू डिनाई की कैटेगरी में कोई पर्टिकुलर ट्रस्टी भी आ सकता है। ऑल राइट, यू कैन लुक एट द केसेस गिवन हियर अंडर दिस पर्टिकुलर सेक्शन। बेयर एक्ट अगर आप लोगों के पास में यूनिवर्सल का है, देन यू वुड सी सुप्रीम कोर्ट ने कई केसेस में डिफरेंट डिफरेंट बातें कही हैं। हाउएवर दिस पर्टिकुलर थिंग इज कांस्टेंट इन द केस ऑफ अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक वर्सेस कैलकाटा स्टील कंपनी। सुप्रीम कोर्ट हैज सेड कि अगर आपके पास में डिक्लेरेशन एंड इंजंक्शन का रिलीफ है, देन यू कैन आस्क बोथ ऑफ दीज रिलीफ्स, however it is as per the discretion of the court। कोर्ट के डिस्क्रिशन के बारे में कहा गया है। ex debito justitiae है। ex debito justitiae means it is completely dependent on the judicial discretion of the court whether they grant this relief or not। ये कोई right नहीं है जिसको आप मांग सकें। this is not like rescission of contract, जो होगा ही होगा अगर लॉ में लिखा है तो। कहा गया है कि यहाँ पे डिस्क्रिशन अप्लाई होगा। ओके नाम चेंज करने के बारे में रश्मीत कौर कोहली वर्सेस सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन का एक जजमेंट है दिल्ली हाई कोर्ट का, और एक जजमेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का, सुप्रीम जनरल फिल्म्स वर्सेस बैजनाथ का 1975 का। इसमें कहा गया है कि कोई पर्सन अगर कंप्लीट स्ट्रेंजर है तो वो डिक्लेरेशन नहीं मांग सकता। A person must have some kind of a personal interest or right in a subject matter to ask for a declaratory decree, otherwise आप declaratory decree नहीं मांग सकते। And then we have section 35 which talks about effect of declaration। अगर declaratory decree दे दी है तो वो किस किस के ऊपर applicable होगी, वो डिस्कशन section 35 में हो रहा है। section 35 अक्सर prelims में पूछा जाता है, so you must remember this section। All right, let's look at section 35. Effect of declaration. A declaration made under this chapter is binding only on the parties to the suit, comma, persons claiming through them respectively, and where any of the parties are trustees, on the persons for whom, if in existence at the date of declaration, such parties would be trustees। तो हम कह रहे हैं कि तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया है। ये पर्टिकुलर डिक्लेरेशन जो इस चैप्टर में दी जा रही है वो किस किस के ऊपर बाइंडिंग है? पार्टीज टू द सूट के ऊपर बाइंडिंग है। सबसे पहले जो प्लेंटिफ और डिफेंडेंट है इस पर्टिकुलर सूट में, पार्टीज टू द सूट पे बाइंडिंग है। पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम, इनके अंडर जो लोग क्लेम कर रहे हैं उनके ऊपर बाइंडिंग है, यानी कि इनके लीगल रिप्रेजेंटेटिव्स हो सकते हैं, जो डायरेक्टली इनके लीगल एयर्स हैं वो इनके अंडर क्लेमेंट्स हैं। पर्सन्स क्लेमिंग अंडर देम, अंडर द पार्टीज टू द सूट। और किस पे एप्लीकेबल होगा, किस पे बाइंडिंग होगा? एंड where any of the parties are trustees, on the persons for whom if in existence at the date of declaration such parties would be trustees। कह रहे हैं beneficiaries अगर बॉन्ड हो चुके हैं या एग्जिस्ट करते हैं तो ऐसे बेनिफिशियरीज के ऊपर भी ये डिक्लेरेटरी डिक्री लाइबल है, एप्लीकेबल है, प्रोवाइडेड जो ट्रस्टी है वो पार्टी टू द सूट था, वो एक पार्टी था, उसने इन बेनिफिशियरीज के बिहाफ पे कोई डिक्लेरेशन लिया था, इनके बिहाफ पे कोई डिक्लेरेशन लिया था। इफ दे आर इन एग्जिस्टेंस एट द डेट ऑफ डिक्लेरेशन देन दिस पर्टिकुलर डिक्री वुड बाइंड देम ऑल्सो। बेनिफिशियरीज को भी ये डिक्री क्या करेगी? बाइंड कर देगी। सो देयर आर थ्री पीपल, पार्टीज टू द सूट, persons claiming under them and the beneficiaries of a trust। ठीक है,
These are the parties जिनके ऊपर ये डिक्लेरेटरी डिक्री एप्लीकेबल है. इट इज नॉट एप्लीकेबल अगेंस्ट द होल वर्ल्ड. पूरे वर्ल्ड के लिए ये डिक्लेरेटरी डिक्री नहीं है. ये डिक्री किसके लिए है? इन दोनों पार्टीज के ऊपर बाइंडिंग है. ठीक है. Subscribe for more content.